पार्टनरशिप फॉर्म होती है। स्वागत है आप सभी का 10 कदम ट्रेड में। ये कार्यक्रम आप हर तौर मेरे साथ देखेंगे और इंडस्ट्रीज जो है वो डीलों पे ट्रेड करते हुए, और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है जनाब वो इस प्रकार है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे 4 मेहमान आज टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से। अमित सेठ जी कोलकाता से, विकास सालुके, राजेश सतपुते, प्रकाश काबा सर, साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में 2023 के आउटलुक को समझने की कड़ी में हमारे साथ विकास खेमानी, फाउंडर कैरोलाइन कैपिटल एडवाइजर्स LLP के मौजूद रहेंगे आज। याद रखिएगा आज एक लिस्टिंग भी है, इट्स अ लिस्टिंग डे, और याद रखिएगा रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज वाली कंपनी, इसका करीब करीब इशू प्राइस था 94, सेटल BSE पे हुआ है 9930 पे, तो करीब करीब आप देखें तो 5-7 रुपए के प्रीमियम के साथ अगर आप देखें सेटल हुआ है। इसकी लिस्टिंग को भी समझेंगे। निफ्टी को लेके आइएगा, निफ्टी का क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्क्रीन पे विजिबल है, इट्स 18243 इंट्राडे हाई। अब हम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ चुके हैं, 149 को तोड़ चुके हैं। फर्स्ट इंस्टेंस में उसको होल्ड किया लेकिन कोलैप्स हो गए। अब याद रखिएगा नेक्स्ट लेवल जो कोई है स्क्रीन पे वो है करीब करीब 18,087 फर्स्ट बेस, और निफ्टी बैंक भी कोलैप्स हुआ है हायर लेवल से। निफ्टी बैंक का बेस थोड़ा दूर आता है, याद रखिएगा 43,200 या फिर 43,000 के जोन में। IT रिवर्स हुआ है आपके मेटल्स, और रिवर्स हुआ है आपका रिलायंस जो कि प्रेशर डालता हुआ। दोनों ही इंडस्ट्रीज बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए, और IT के लॉसेस थोड़ा एक्सटेंड करते हुए 250 पॉइंट निफ्टी IT नीचे। राजेश जी, आई थिंक एक क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल स्क्रीन पे विजिबल है। एग्जैक्टली निफ्टी उसी पॉइंट से घूमा, प्रेशर पॉइंट्स थोड़े से बड़े हुए हैं। आपका व्यू इस बाजार में अब क्या है, इस वक्त कैसे अप्रोच करेंगे रेस्ट ऑफ द डे के लिए? वीरेंद्र जी देखिए, हमने 17,800 से जो रैली देखी 18,250 तक, मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर निफ्टी की इन पर्टिकुलरली बात है तो जैसे आपने सुबह कहा था 18,200 मेरे हिसाब से स्पॉट में, तो 18,200 के नीचे थोड़ा प्रेशर और माउंट होगा, तो आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 18,000 के आसपास। करंट लेवल से 18,000 तक फॉल आ सकता है, क्योंकि मोटा मोटी अगर आप देखें तो निफ्टी का रेंज 18,000 से लेके 18,300, यही रेंज फिलहाल तो उभर के आ रहा है। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखें अब हम इस लिस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे रेडियंट कैश की, और करीब करीब 94। देखिए इशू को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट स्टिल अगर आप देखें ये जो लिस्टिंग है वो ठीक ठाक होने जा रही है, और आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 155 पे, यानी अब थोड़ा सा माइलेज और मिल रहा है इस लिस्टिंग को। इट्स अप अबाउट 7%। अगर आप देखें 7% का अगर आप देखें लिस्टिंग गेन, अगर मैं प्राइस टू प्राइस कंपेयर करूं, और करीब 94 रुपये का इशू प्राइस था यहाँ पे। कुछ देर में इस पर भी एक मैंडेट है, इस पर एक आउटलुक लेने की कोशिश करेंगे, बट यस आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 99.70 और 100 BSE पर रेडियंट कैश ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं, और निफ्टी स्लिप और हुआ है, इट्स 18,117। राजेश जी आपके 2 कन्वर्शन कॉल, और क्या शॉर्ट्स के बारे में आप सोच रहे हैं या फिर आप किसी मीनिंगफुल डिप पर आप ऐड करने की सोचेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है ये मार्केट आज आपको दोनों तरफ से मुंह देगा। कहीं आपको क्लियर कट ब्रेकडाउन दिख रहे हैं, तो कहीं लगता है कि कॉन्ट्रा बाइंग शुरू हुई है। तो देखिए मेरी आज नजर रहेगी फार्मा पे। फार्मा मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा बैट होगा, तो डिवीज लैब देखिए 3,004 के ऊपर फ्यूचर में डिवीज का बाय बनता है 3430 पे, ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। सो 3380 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, पर्पजली डीपी रह रहा हूँ क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। ओवरऑल इसका जो टारगेट दिखता है डिवीज का मेरा इनिशियली आज के लिए 3,500 का है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये 3,600 तक जाए। सो इट्स अ बाय इन डिवीज लैब। वीरेंद्र जी अगर मुझे शॉर्ट करना है तो आप देखिए टाटा केमिकल देखिए, यूपीएल देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी बिकवाली और हो सकती है, तो आई वुड लाइक टू सेल टाटा केमिकल। स्टॉप लॉस मेरा जो होगा वो रहेगा 942 का, सॉरी फ्यूचर में 942 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट दिखता है वीरेंद्र जी वो 900 का रहेगा। कम से कम 30 रुपीज का फॉल मुझे लगता है टाटा केमिकल में आएगा। एक बाय और एक सेल। सातपुते जी जो मार्केट दिखा रहा है वही बता रहे हैं आपको। डीवीज लैब में तेजी का पोजीशन लेकर चले, थोड़ा सा डिफेंसिव रहे, और टाटा केमिकल्स में एक शॉर्ट का ट्रेड। अच्छा बाय द वे निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं 200 पॉइंट नीचे इस समय का गहराता हुआ, तो 43,500 का बस एक झलक देखी, और उसके बाद एक डाउनवर्ड स्लाइड देखने को मिला है। 200 पॉइंट के नुकसान पर 43,200 के लेवल्स आ चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स बात करते करते 350 पॉइंट नीचे, तो निफ्टी बैंक आपके सामने अब हमारी टीम दिखा रही है डे हाई से 350 पॉइंट नीचे, डे हाई से मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट नीचे,
क्लियरली ये कट्स गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जो पूरे 100 पॉइंट गवा चुका है 18,122 के लेवल्स पर, तो ये भी 120 पॉइंट ऊपर से नीचे आ चुका है। ये करेक्शन आपकी स्क्रीन पर। विकास, निफ्टी बैंक की तरफ से अब बताइए मूव क्या रहेगा, क्या और वीकनेस आएगी, क्या शॉर्ट के ट्रेड्स खोलना शुरू करें इंडेक्स पे? जी, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 43,000 जो है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन देखने मिल सकता है। हालांकि यहाँ से और 150-200 पॉइंट नीचे की तरफ का लेवल है, बट मुझे लगता है कि उस रेंज में एक बार मार्केट रुक सकता है, एक बार रिस्पेक्ट कर सकता है। और वहां पे अगर देखना है कि अगर वो 43,000 के नीचे जाता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो पैनिक है जो वहां पे बढ़ने के चांसेस उसके बाद देखने मिलेंगे। जब तक उसके ऊपर है तो मार्केट में मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब से अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक साइडवाइज मोमेंटम कर सकता है, वो इसी रेंज में 200 पॉइंट में बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। तो ओवरऑल दोनों भी इंडेक्स में मुझे लगता है कि एक सपोर्ट के आसपास अभी फिलहाल तो आ चुके हैं। तो वो सपोर्ट आज देखना है कि वो ब्रेक होता है कि नहीं, लेकिन अदरवाइज नहीं होता है तो यही रेंज में यहाँ पे मार्केट मुझे देखने मिल सकता है। हालांकि स्टॉक में मुझे लगता है दोनों साइड की राय देखने मिल सकती है। तो टेली 43,000 अगर टूटता है तो अब शायद आगे और क्रैक्स देखने को मिलेंगे, वरना एक रेंज बाउंड ट्रेड। आपके स्टॉक्स जो इस समय के लिए आपने आइडेंटिफाई किए हैं? दोनों में से एक शॉर्ट और एक बाय साइड का रहेगा। पहला रहेगा आईटीसी। आईटीसी ने जो अपवर्ड ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है और मुझे लगता है एक प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। तो आईटीसी यहाँ पे सेल रहेगा। 336 का स्टॉप लॉस से यहाँ पे सेल करके जाना है। नीचे में 315 314 के आसपास का टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो आईटीसी यहाँ पे सेल कॉल रहेगा। और बाय साइड में मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन में जो इस हिसाब से 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग मेंटेन कर रहा है। और आज भी अगर देखोगे तो एक पॉजिटिव साइड यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर बाय करना है 332 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस 308 का रहेगा। 332 का टारगेट। चंबल में तेजी का ट्रेड, लेकिन यहाँ पर आईटीसी शॉर्ट करने की सलाह, और आईटीसी वीकर ग्राउंड पर इस समय खड़ा है। आईटीसी का भी टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मार्केट की इस गिरावट में आईटीसी का भी योगदान अब करीब 1.25% के नुकसान पर इस समय ट्रेड बनता हुआ। 315 के लिए शॉर्ट करने की सलाह। गावा साहब, आपका ट्रेड क्या है? मेरा ट्रेड है 1 बाय 1 सेल। अगेन फार्मा में एक सेफ्टी लगती है मुझे, और मैंने चुना है सन फार्मा। ट्रेड करा है 1018 पर। स्टॉप होना चाहिए 1010 का, बस 8 रुपए का स्टॉप होना चाहिए। अपसाइड अगर मिलता है तो 1035 पॉसिबल है सन फार्मा में लॉन्ग। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है मेरे ख्याल से इंडस टावर। यहाँ पर गिरावट काफी है और एक टर्न अराउंड हुआ है, सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। ट्रेड कर रहा है 187 पर इंडस टावर। पॉसिबल है कि लो लेवल देखें, करीब 180 के जोन भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक होगा 189 इंडस टावर। जी हाँ, इसे कहते हैं शाम बेहतरीन हो, इसका पूरा इंतजाम है। एक तेजी और एक मंदी पे ध्यान है। राजेश जी और प्रकाश जी के ट्रेड जो है ना वैसे ही हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, है ना। शाम बेहतरीन हो, इसका पूरा इंतजाम है। अमित जी, आपके 2 कन्विक्शन कॉल्स। जी वीरेंद्र जी, मेरे पास भी एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है। शॉर्ट कॉल में बाटा इंडिया रहेगा। बाटा इंडिया का जो हमने पुल बैक देखा 10 और 20 डेमा पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया और आज चैनल का वापस ब्रेकडाउन है, 10 डेमा के नीचे चला गया। 1635 का प्राइस है फ्यूचर में। 1650 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1600 के टारगेट्स रहेंगे। सेकंड मेरा बाय कॉल, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद आईसीआईसीआई बैंक। जब तक 890 इसमें इंटैक्ट है, मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में हम पुल बैक देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक अपना ग्राउंड होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है इसका प्राइस 902 रुपए का है कैश में, इसे बाय करें। 890 का स्टॉप लॉस और लगभग आपके 925 रुपए के टारगेट्स रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें 902 पे, आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखें आज ठीक ठाक है। आई मीन आईसीआईसीआई बैंक पूरे अटेम्प्ट लेता हुआ, मतलब इंडसइंड बैंक अपने क्वार्टरली अपडेट का स्विंग अच्छा दिया था। आईसीआईसीआई बैंक का 1 2 3 4 5 5th अटेम्प्ट है आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को बाइसेक्ट करने का। दैट्स गुड। आई थिंक कोई वो जो पुल बैक थ्योरी है कि बाय ऑन डिप्स और पुल बैक आएगा, उसको अगर कोई स्पॉन्सर कर सकता है तो वही एक स्टॉक हो सकता है। और जहाँ तक फार्मा का सवाल है जनाब, सिंजिन आज कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हुआ। सिंजिन आज अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जिस पे ये ट्रेड कर रहा था, जिसके नीचे ट्रेड कर रहा था, आई थिंक ऑलमोस्ट 1.25 महीने से, आज उसको बाइसेक्ट किया है स्टॉक ने। राजेश जी, सिंजिन पे आपका कोई व्यू इस वक्त 590-440? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है आज बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सिंजिन में वो बन, तो इनफैक्ट
अगर ओवरऑल फार्मा देखे तो सिंजिन में सामने रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर कुछ चलना है शॉर्ट कवरिंग के चलते तो सिंजिन चलेगा, जिसका टारगेट 615 का होगा। 612, 615, 600 को पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर देख के तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड का ही ट्रेड होगा। तो इट्स अ बाय इन सिंजिन। स्टॉप लॉस होगा 591 का, जैसे मैंने कहा टारगेट होगा 615 का। सिंजन आपकी स्किन पे अच्छा करता हुआ, और सडनली अगर आप देखें जो दवा है वो दर्द कम करती हुई। सन फार्मा का जिक्र हो ही गया, सिंजन का जिक्र हो ही गया, और दिवीज लैब को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 3/4% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। हालांकि कोई क्रिटिकल एवरेज पार नहीं किया इसने, बट स्टिल अगर आप देखें तो ठीक ठाक करता हुआ। और श्री सीमेंट स्पेस में कॉस्ट स्टॉक जो कि इस वक्त थोड़ा सा अच्छा करता हुआ 2479 डे हाई के क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। हर्षदा जी हाँ, कुछ स्टॉक्स है जो थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, चंबल पर विकास सालुंखे की नजर गई थी तो फिर मेरी नजर जेएनएफसी पर पड़ी और ये स्टॉक भी अच्छी खासी तेजी में। वीरू, आज इनफैक्ट जब हम मार्केट की ओपनिंग कर रहे थे तब टिकर टीम ने वो फ्लैश भी चलाए थे कि फर्टिलाइजर कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। विकास, क्या एक अपॉर्चुनिटी आपको जीएनएफसी में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि चंबल के ठीक ऊपर ये पहले पायदान पर खड़ा है आज एफएनओ ट्रेड में? जी हर्षदा जी, जिस हिसाब से उसने भी एक मोमेंटम देखा, बट हालांकि हमने देखा कि लास्ट कुछ दिनों में रिट्रेस हो चुका था, बट लास्ट 5-6 दिन में एक अच्छा मूव कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ ऊपर की साइड में जो रेंज इसमें टारगेट जो बनते आ रहा है वो 610 के आसपास का आ रहा है, तो यहाँ से और 20-30 रुपए का एक पॉजिटिव रीजन इस काउंटर में भी आते हुए देखने मिलेगा। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करूं तो 570 टू 70 एक अच्छा बेस बना चुका है, जिस हिसाब से कल वो उसको हर्डल देखने मिल रहा था, आज उसने वो ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो मुझे लगता है ये 610 के आसपास की जो रेंज है इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेगी। ओके, तो ये फिलहाल 610 की तरफ बढ़ता हुआ जीएनएफसी एक टॉप परफॉर्मर, अब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड में। राजेश सातपुते, एस्ट्रल पर आपकी नजर गई है क्या? क्या ये एक ट्रेड है जो इस समय लिया जा सकता है? स्टॉक देखेंगे तो करीब 1% ऊपर और बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट रिलेशन दरअसल 7.5% तक का। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कल ही इसमें एक जाते जाते यहाँ पे टेक्निकली फ्लैग हुआ था कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, और मैं अभी भी मानता हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये स्लो मूवर है और जब चलने लगता है तब मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ी रैली आती है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको इसको बाय साइड का ही ट्रेड रखना है। 2000 के ऊपर इसका जो टारगेट बनता है कम से कम मेरे हिसाब से अर्शद जी 2100 का यहाँ पे अनफोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे बाय करिए। वैसे ही अगर आपको ट्रेड रखना है तो 2000 का स्टॉप लॉस रखें। एस्ट्रल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, करीब 1% तक के गेन्स दिखाई दिए हैं यहाँ पर, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। कुछ और फायदे वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और एक स्टॉक जो दरअसल क्रैक करने लगा है वो है टीवीएस मोटर। एक तरफा रैली देखने को मिली और फिर ये करेक्शन तो जायज लगता है। गाबा साहब, 1030 के लेवल्स कल से यहाँ पर धीरे धीरे करके वीकनेस आना शुरू हो गई है। ट्रेड है तो रखें या फिर अब एग्जिट करना शुरू करें? क्या और फिसलने के चांसेस हैं इसमें? इनफैक्ट कल टीवीएस मोटर में एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था डेली बेसिस पर, तो एक कंटिन्यू हो रहा है। मेरे ख्याल से सेल सिग्नल है, जब तक बाय सिग्नल नहीं मिलता तो एग्जिट करना चाहिए। है वीक, लगता है लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, शायद 1000 की तरफ आ सकता है। वो एक जोन है, वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। मिलता है नहीं मिलता कहना मुश्किल है, लेकिन दैट्स अ मेक और ब्रेक जोन ऑफ 1000 के करीब, क्योंकि 1000 4 डिजिट नंबर है, उसका 3 डिजिट आता है तो और वीक हो जाता है। मेरे ख्याल से होल्ड करेगा वहां पर। ओके, तो ये फिलहाल थोड़ी सी वीकनेस की तरफ एज करता हुआ। सीमेंट कंपनियों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अल्ट्राटेक ऊपर है 0.5%। अंबुजा पर एक बाय कॉल दिया था अमित ने, वो अभी भी ऊपर ट्रेड करता हुआ, लेकिन मीरू ने मेंशन किया था, नहीं अंबुजा वैसे आ चुका है नीचे, हल्का सा डाउन टिक आना शुरू हुआ 534 के लेवल्स, 538 का हाई था इसमें। अमित, इस ट्रेड को कैरी करेंगे, होल्ड करना है? जी क्या सलाह होगी? क्योंकि आप देखिए जेके सीमेंट, दालमिया भारत, इन सब में अब थोड़ी थोड़ी करके वीकनेस आना शुरू हो गई है। जी हर्षिता मैम, इसमें वीकनेस बाजार के हिसाब से आई है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जब तक 527 528 इंटैक्ट है, मुझे लगता है अंबुजा में एक अपमूव अभी भी पॉसिबल है शॉर्ट टर्म 540 545 के आसपास तक। तो अंबुजा को होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, यस, इसमें कोई राय नहीं है कि अगर आप सेक्टर्स के आधार पर देखिए, अल्ट्राटेक की कॉल भी हर्षदा ने ली थी, और रैम्को सीमेंस को देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये एक और स्टॉक जो कि डी हाई पे ट्रेड करता हुआ और अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करके बहुत खूबी से अगर आप देखें
इंडिया हाई की तरफ बढ़ता हुआ अच्छा मूव है यहाँ पे। अच्छा, एक दो स्टॉक्स जो कि सिंक हुए हैं एक इनिशियल बहुत अच्छे स्टार्ट के बाद, उसमें आपका HDFC भी शामिल है और अच्छा मूव था, 20 DMA को बाइसेट कर रहा था लेकिन कोलैप्स हुआ, अब डे लो के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ एट 2647। ये अगर आप देखें इस वक्त थोड़ा सा अगर आप बाजार को परेशान करता हुआ, इंडस्ट्रीज अपने स्क्रीन पे लेके आइए और थोड़ा डे लो से संभल के दोनों ही इंडस्ट्रीज आप ट्रेड करते हुए, दैट वो टिपिकल अगर आप देखिए रेंज पुट राइटर और कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के बीच में बाजार डोलते हुए इस वक्त। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रेट प्रोस्पेक्टिव से हट के थोड़ा सा बड़े प्रोस्पेक्टिव को लेकर बात करते हैं। यहाँ से निवेशक क्या करें, कैसे अगर आप देखें 2023 को अप्रोच करना चाहिए। इस खास गुफ्तगू में बातचीत में हमारे साथ मार्केट आउटलुक 2023 पे बातचीत करने के लिए श्री विकास खेमानी जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। विकास जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पूरी CNBC परिवार की तरफ से आपको पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। बेहद मंगलमय रहे ये आपके लिए साल, स्वास्थ्य के लिहाज से और समृद्धि के लिहाज से, दोनों के लिहाज से। सर बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस साल को आप? बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जिस चैलेंजेस की बात हुई है वो है कि डेट, ब्याज दरें इतनी हाई हैं कि शायद लोगों को बहुत अच्छा पैसा डेट पे मिल रहा है। वो इक्विटीज़ के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल होगा इस साल के लिए। आपका व्यू सर इस साल के लिए? जी बिल्कुल। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि आई थिंक हम इस समय में जो ब्याज की दरें काफी बढ़ चुकी हैं कुछ समय में, और काफी और भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी चैलेंजेस आएंगे जिसके इम्पैक्ट यूएस ग्लोबल स्लो डाउन पे होगी, तो उसका बाजार पे असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसा इस साल को मैं देखता हूँ 2023 का पूरा अगर आप साल देखें तो ये साल जो है जिनको क्या बोलते हैं हेडविंड्स और टेलविंड्स दोनों का मिक्सचर होगा। हेडविंड्स बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स की तरह से है, यूएस में रिसेशन है उसको लेके है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके काफी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इंडिया में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमांड स्लो डाउन भी दिख रहा है इंडिया और ग्लोबली दोनों में। इंडिया में स्टेट इलेक्शंस आएंगे जो शायद अगले 5 बड़े स्टेट इलेक्शन है जो अगले साल के लिए सेमीफाइनल माने जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, पर साथ ही ये भी है कि इंडिया में जो आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक बहुत बड़ा माहौल है कि जो चाइना से इधर शिफ्ट हो रहा है उसकी बड़ी ग्रोथ आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट की ग्रोथ आपके काफी समय के बाद चालू हुई है। जितनी भी बैलेंस शीट है कॉर्पोरेट इंडिया की और चाहे वो हाउस होल्ड की काफी अच्छी है, तो अभी बोरोएबिलिटी और पैसा और उधार लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो इस चीज से हमेशा ग्रोथ को कंट्रीब्यूट होता है। तो मुझे लगता है ये जो साल है ये थोड़ा मिक्स साल रहेगा, कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ अपसाइड्स रहेंगी, और ये साल में एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि ये साल थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इसमें आपको अप मूव भी दिखेंगे, इसमें आपको डाउन मूव भी दिखेंगे, पर नेट जो ट्रैजेक्टरी है वो पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये काफी अप और डाउन वाला साल रहेगा, और उस चीज को नजर में रखते हुए सभी इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। वापस ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, मीडियम टर्म में आप देखेंगे इंडिया जैसी कोई स्टोरी नहीं है। तो अगर मैं 3 से 5 साल का लिहाज का नजरिया देखूं तो काफी प्रॉमिसिंग है। तो ये साल जब जब कभी कोई खराब आए उसको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना चाहिए। विकास जी एक और चीज़, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हेडविंड्स और टेलविंड्स सब अगर आप देखें तो इक्वली हैं इस साल के लिए, लेकिन CY22 जिस वर्ष से हम निकल के आए उसके सेकेंड हाफ में जब पूरे ग्लोबल मार्केट्स अलॉन्ग विद इंडिया उस वॉर से काफ़ी प्रभावित थे, सिंक कर रहे थे, हमको उस ट्रेजेक्ट्री से उस जोन से बाहर निकाल के लाए बैंक्स, थैंक्स टू इंटरेस्ट रेट्स, थैंक्स टू देयर नंबर्स, क्रेडिट ऑफ टेक, NPAs, मार्जिन्स सब बेहद मजबूत थे। क्या 23 की लीड भी बैंक्स ही लेंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं कोई और थीम ओवरटेक कर सकती है बैंक्स को? मुझे लगता है ये 23 में भी जो भी परफॉर्मेंस आएगा उसमें लीडर और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर बैंकिंग ही रहेगा। क्योंकि बैंकिंग के साइकिल, ये बैंकिंग बड़ा सेक्टर है, दूसरी बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को अभी कोई बहुत बड़ा खतरा और चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा, जो भी माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा ग्रोथ को भी कोई चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है। सबका इस सेक्टर के प्रति कंफर्ट रहने की वजह मुझे लगता है कि ये ठीक रहना चाहिए। इसमें मुझे कोई तो आई थिंक लीडर मुझे वही लगता है।
लीडर जो है वो बैंक्स ही रहेंगे, विकास जी का मानना है, और शायद लीडरशिप 2023 में भी वही कमान करेंगे। अब एक एक करके अगर आप स्पेस की बात करें विकास जी, जिनमें हमने CY22 में बहुत स्ट्रांग मूव देखा, ऑटो, मुझे याद आता है, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ 2 लीडर्स की बात करता हूँ, TVS को देखिए, M&M को देखिए, क्या गजब का मूव दिया। इनके लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग थे, इनका EV पोर्टफोलियो अगर आप देखें धीरे धीरे मजबूत हुआ, अपनी योजनाओं से आप देखें उन्होंने बाजार को वाकिफ कराया। क्या ऑटो के लिए ये साल बिलोंग करेगा? मेटल्स को देखिए, स्टिल एट हायर लेवल्स, उनकी कॉस्ट का एक बड़ा कंपोनेंट होते हैं ये। प्राइसेस क्रूड के भी काफ़ी फर्म हैं, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस स्टिल काफ़ी फर्म हैं। ऐसे में क्या ऑटो एक पर्याप्त अच्छी चॉइस होगी इस साल के लिए? मुझे लगता है ऑटो शायद इस साल एक मिक्स्ड जैसा रहे और काफी ऊपर नीचे रह सकता है, क्योंकि 22 के अंदर जो था एक पेंटअप डिमांड का माहौल था, वॉल्यूम ग्रोथ आया, अच्छा लो बेस था, उसके ऊपर ग्रोथ दिखाई दिया। 23 के अंदर वो एक पेंटअप डिमांड भी थोड़ी कम हुई है, थोड़ा एक्सपोर्ट साइड पे भी आई थिंक हो सकता है स्लो डाउन हो जाए। तो डोमेस्टिक साइड मुझे लगता है रीजनेबल ग्रोथ रहेगी, पर ऐसा नहीं है जो आपको 22 में देखने को मिला, तो उतने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। पर ऑटो एक 4-5 साल की स्ट्रक्चर साइकिल के बाद बाहर आया है, तो ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर 22 जितना रिटर्न इसमें नहीं आएगा। विकास, ये ऑटो का ही प्रश्न मैं थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करना चाहूंगी। आपने टेस्ला का हाल देखा है अमेरिकी मार्केट्स में, कल मार्केट्स खुले और फिर 12-13% तक की गिरावट देखने को मिली, और कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो दरअसल टेस्ला जैसी कंपनियों को कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो एस्पायर कर रही है कि आगे चलकर टेस्ला और बड़े विदेशी ईवी प्लेयर्स के साथ काम करेंगी। इस तरह का एनवायरनमेंट जहां पर सेल्स बढ़ नहीं रही है, क्या ये इनके बिजनेस पर भी हावी पड़ेगा? क्या वहां पर आप लोग पोजीशंस काटना शुरू कर रहे हैं? वुड यू बी रादर केयरफुल? देखिए, इंडिया में कोई अभी मीनिंगफुल ईवी प्लेयर है ही नहीं, तो टेस्ला जैसी सिचुएशन पे कंपेयर करना बहुत अलग बात है। और जो भी आज ऑटो कंपोनेंट की भी जो कंपनियां हैं, उनको ईवी एक्सपोजर अभी भी बहुत लिमिटेड है, और टेस्ला के शेयर नीचे जाना और ईवी एज ए सेगमेंट का ग्रोथ होना दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि टेस्ला के शेयर जो हैं अलग कारण से नीचे जाते हैं, क्योंकि उसमें भले वो ट्विटर का एक्विजिशन का एंगल है या फिर उसका ओवर वैल्यूएशन का एंगल है, अमेरिकन बाजारों में जो भी कंपनियां ओवर वैल्यूएशन जोन में थे वहां पे करेक्शन हो रहा है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवी एज ए सेगमेंट विल ग्रो, which company will get market share, whether it will be Tesla or some other company, that's a different matter. तो मुझे लगता नहीं कि EV as a segment will not grow. अगर ऑटो ग्रो करेगा तो उसमें EV as a segment will outpace the growth. ये तो गिवन है। तो ऑटो कंपोनेंट जैसी कंपनियों को मुझे लगता नहीं कोई इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। आई थिंक वो हम लोग कई बार शेयर बाजार के मूवमेंट को बिजनेस से बहुत ज्यादा लिंक कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि टेस्ला की कोई ग्रोथ ऐसा जो पिछली ग्रोथ है उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ कम हो गई है और हो जाने वाली उम्मीद है। ईवी एज ए सेगमेंट विल ग्रो, हो सकता है कुछ मार्केट शेयर शिफ्ट होगा विद इन द प्लेयर्स, बट एज ए स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी ईवी ग्लोबली इज गोइंग टू ग्रो। इंडिया में तो बहुत बड़ा छोटा बेस है अभी, पर धीरे धीरे वो भी एक अगर आप बेस पे परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे तो काफी बड़ी है। क्योंकि कई लोग इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ओवर थिंक करने लगते हैं, तो मुझे लगा उस पर आपसे सवाल पूछ लेना चाहिए। अच्छा, अब ग्लोबल मार्केट्स में भी अब स्थिति तो साफ है नहीं। हमने देखा है हाल फिलहाल में जो भारत में हमने एक विंडो खोली थी कि आप अमेरिकी स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू। आई रियली डोंट नो वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है। एक निवेशक जिसने शायद नया निवेश करना शुरू किया हो पिछले साल या फिर इस साल से कर रहा है, अगर उसने पैसा कमिट करना है तो क्या आप कहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजारों पर ही ध्यान देना है? ये विदेश में क्या होगा, कब मार्केट वहां पर पलटेगा, फैंग स्टॉक्स क्या करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना ही उसे हम इतनी क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। वुड यू गिव प्रेफरेंस टू इंडिया ओवर दीज इंटरनेशनल कंपनीज जहां पर मौका है अब लोगों को पैसे लगाने का? 1% डाउट नहीं है कि भारतीय बाजार दुनिया का सबसे बेस्ट बाजार होगा अगले 3 से 5 साल के लिहाज के पर्सपेक्टिव से। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय बाजार जो ग्रोथ एक्सप्लोर करता है, ऑफर करता है, वो शायद दुनिया का कोई बाजार ऑफर नहीं करता है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ है, उसके अराउंड भी सबसे ज्यादा कंफर्ट भारतीय बाजारों। जहां तक यूएस के बाजारों की बात है, मेरा ये भी मानना है कि ये जो करेक्शन के ऊपर बाई करना चाहिए वाली बात थोड़ी मुझे लगता है घबराने वाली बात है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले अगर मैं 5 साल का 10 साल का व्यू लूं तो एरा ऑफ बिग टेक स्टॉक इज ओवर।
अकॉर्डिंग टू मी जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है उसके अराउंड काफी रेगुलेटरी बैकलैश होंगी, काफी कुछ चैलेंजेस आएंगे। तो जो इनकी ओवर वैल्यूएशन वाली कहानियां खत्म हो गई है। हाँ, ये हो सकता है देयर विल बी बाउंसेस, देयर विल बी इंटरमिटेंट रिटर्न्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर ये कंपनियों को ऑल टाइम हाई और न्यू हाई टच करने के लिए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा डिकेडल समय लग जाएगा या शायद वो भी नहीं। तो इसलिए अनलेस कोई आदमी बहुत क्लोजली ट्रैक करके उस पर इन्वेस्ट करता है, वो बात अलग है। पर मुझे लगता है कि इंडिया जब हमारे पास घर के अंदर इतनी अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें बाहर जाके खाली जस्ट बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं वो करने की जरूरत क्या है, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया ही सबसे बड़ी स्टोरी है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जिसमें आपका पैसा होना चाहिए। अच्छा, इंडिया के लिए अगला जो बड़ा ऑफ कोर्स इवेंट होगा वो 2024 वाले चुनाव होंगे, और कई सारे जानकारों से हमारी जो हाल फिलहाल में बात हुई है, उन्होंने वो कैपेक्स साइकिल पर दाव लगाने की बात की, चाहे वो इंफ्रा कंपनियां हो, चाहे वो सीमेंट कंपनियां हो। इस स्पेस पर क्या आपको भी लग रहा है एक मौका अच्छा खासा मिलेगा इस साल में पैसे बनाने का? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस अच्छा कर रहा है, इसमें कम कंपनियां हैं, काम ज्यादा आ रहा है, सब कंपनियों के अच्छी कंपनियों के मार्जिन अच्छे हैं। तो और ये बात पक्की है कि जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उनको सरकार भी काम ज्यादा दे रही है, और मतलब तो मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए और कर ही रहा है। पिछले कुछ महीनों से इसमें पिकअप देखने को मिला है, तो ये धीरे धीरे बेटर ही होने वाला है। तो मुझे लगता है इसमें पॉजिटिविटी है। तो विकास जी, आई थिंक इनफैक्ट जो हर्षदा ने प्रश्न पूछा, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीमेंट CY22 में बहुत ही बड़ी M&A एक्टिविटी के थ्रू गुजरा। थोड़े वीक प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे, शायद कंसोलिडेशन और होगा इस इंडस्ट्री में, शायद 2023 में ऐसा हो। सीमेंट प्राइसेस को देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को देखते हुए, हाउसिंग डिमांड को देखते हुए, सीमेंट पर आपका आउटलुक क्या रहेगा, जिसमें पैसा बना, और आई थिंक शायद जो पैसा 3 साल में बनता है वो अमूमन 3 महीने में बन गया। अब यहाँ से व्यू क्या है सर आपका सीमेंट में? वो सीमेंट ऐसा ही होता है, देखिए कोई भी सेक्टर को वो कौन से 3 महीने बनेंगे आपको पता नहीं होता है, तो आपको कोई भी सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड लेके काफी समय तक लंबे तक इन्वेस्ट करना रहता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रन अप आ गया है, कंसोलिडेशन भी हो गया है। सीमेंट एज ए सेक्टर अच्छा ही है। अभी थोड़े कमोडिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस कम हुए तो शायद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो कुछ हद तक लगता है फैक्टर भी है। हम लोग ज्यादा सीमेंट को इन्वेस्ट करते नहीं, और मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू सीमेंट पे वैसे है नहीं, पर इन जनरल मुझे लगता है कि सीमेंट अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे समय में डिमांड भी अच्छी लग रही है, प्राइसेस के अंदर भी कंफर्ट है, और इंडस्ट्री भी कंसोलिडेटेड है, और कोई बहुत बड़ी नई कैपेसिटीज भी नहीं आ रही है। तो हमारा कोई सीमेंट में एक्सपोजर नहीं है। विकास खिमानी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू वर्षा। तो विकास खिमानी बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय बाजार आज भले ही दिशाहीन हो, दबाव देखने को मिला हो, और दोनों तरफ के आपको मूव्स इस साल मिलेंगे, लेकिन कमिटेड रहिए। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना पैसा बनेगा इस बाजार में। 18,144 यह है स्तर आपके लिए निफ्टी का। 88 अंकों की गिरावट। मिड कैप्स का हाल ज्यादा कमजोर दिख रहा है, और निफ्टी बैंक 165 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। यहीं पर हम मार्केट को कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, और फिर नीरज जी आएंगे, आपका साथ देंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ब्रेक के ठीक बाद। Powered by